तो हम लोग फिर बातचीत शुरू करते हैं। और गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हाउ इज द जोश? आप सबको जानकारी होगी, खान सर के बारे में जानकारी है ना? जानकारी नहीं है? सर को पुलिस ने भी डिटेन कर रखा है। जो रात में कहाँ छूटे हैं वो? मतलब मे बी उनको रिलीज कर दिया गया हो, बट ये ऑफिशियल न्यूज नहीं है अभी तक ये। वैसे मेरे पास जो जानकारी है, अभी तक रिहा नहीं किया गया उनको, कि जब तक मामला पूरा शांत नहीं हो जाए, है ना? ठीक है। तो सर को डिटेन अभी भी पुलिस की हुई है, नॉर्मलाइजेशन के मुद्दे को लेकर के। और पीछे सर की मुलाकात भी जो हो रही थी वहां पे सरकार के लोगों से, आयोग के लोगों से, इसी मुद्दे पे हो रही थी कि ये ठीक नहीं है। और इनफैक्ट नॉर्मलाइजेशन ठीक तो नहीं है किसी भी तरह से, क्योंकि फिर बच्चों के मन में हमेशा संतोष रहेगा कि मेरे साथ फेयर नहीं हुआ। एक सिटिंग में जब एग्जाम होता है तो अच्छा रहता है। और अब आज के समय में जब कोई सरकार कहती है कि हम नहीं करा सकते तो बड़ा अजीब लगता है। ठीक है, क्योंकि इतनी क्षमता है, अब इतने संसाधन है कि कोई भी सरकार कंडक्ट करा सकती है एग्जाम, कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि बिहार में भी, कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा नॉर्मलाइजेशन वगैरह। ठीक है, इसी मुद्दे को लेकर सर भी कल सड़कों पे थे, और तमाम जो अपने मैनेजमेंट के लोग हैं वो लोग भी थे। तो सर को तो खैर अभी भी डिटेन किए हुए, क्योंकि थोड़ा ऐसा लगता है वहाँ प्रशासन को कि सर यदि आंदोलन में सपोर्ट करेंगे तो चीज़ें मतलब पूरी ट्रैक से उतर सकती हैं। बट एक लोकतांत्रिक आंदोलन है, और लोकतांत्रिक आंदोलन में चीज़ें ट्रैक से नहीं उतरती हैं। लोकतंत्र मजबूत ही होता है, सरकार के लिए भी अच्छी बात होती है। और जिस तरह से लोकतांत्रिक आंदोलन में पुलिस का व्यवहार होता है, कल आप भी अधिकारी बनेंगे। ठीक है, और क्या पता कल आप भी ऐसा ही व्यवहार करें। वहाँ बहुत सारे अधिकारी बैठे हुए थे, है ना? तो बहुत संयम की जरूरत होती है। लाठीचार्ज ऐसे करना जैसे लगता है कि मतलब कोई पाकिस्तानी घुस आया भारत की सीमा में। ठीक है, तो पाकिस्तानी कहने का मतलब कोई अवैध घुसपैठिया, नॉट पाकिस्तानी, है ना? तो नॉट गुड, है ना? चलिए, हम लोग अब बस आपसे निवेदन है कि सोशल मीडिया वगैरह पे थोड़ा सा आप नज़र रखिएगा, क्लास के बाद भी ऐसा कुछ हो तो थोड़ा कम से कम अपने प्रेजेंस को बनाए रखिएगा कि सर को रिहा भी किया जाए। और मतलब इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा मुखर होकर के एक अपनी बात रखनी चाहिए, कहीं पे भी हो। गलत है तो गलत है, बट लोकतांत्रिक तरीके से भी हमेशा डेमोक्रेटिक रखना है। कल जब आप भी सिस्टम में आएंगे तो आपको भी ये लगेगा कि नहीं, सब कुछ पता है कि अधिकारियों को निर्देश होता है कि ये होना नहीं चाहिए, और फिर अब आपको आदेश का पालन करना है कैसे भी। कल आप भी जब सीनियर हो जाओगे तो आदेश दोगे, देखो ध्यान रखना आंदोलन होना नहीं चाहिए वहां पे। तो नीचे वाले जो अधिकारी होते हैं वहां पे उनको लगता है कि अब बॉस का आदेश है, अब तो रोकना तो पड़ेगा हमें। बाकी सब इसी प्रक्रिया से गुजरते हैं। ठीक है, लोकतांत्रिक आंदोलन को लोकतांत्रिक देश में ही कई बार पसंद नहीं किया जाता है। ठीक है, और जब तक आंदोलन अहिंसक को देखो ना, अब राष्ट्रीय आंदोलन में सालों साल अहिंसक आंदोलन चलता था, हजारों लाखों लोग सड़कों पे होते थे। जब तक कानून का उल्लंघन नहीं हो रहा तब तक सरकार गिरफ्तार नहीं करती थी। अंग्रेजों की सरकार भी बहुत अच्छी बात थी उस दौर में भी, है। हम लोग कल रशियन रेवोल्यूशन पे बात कर रहे थे, रूसी क्रांति के महत्व पे सबसे लास्ट में चर्चा हुई थी। और आपको याद होगा मैंने आपको बताया भी था रूसी क्रांति के महत्व के बारे में, राजनीतिक महत्व, आर्थिक महत्व और सामाजिक महत्व। और जो सबसे लास्ट का पॉइंट था उसमें यह था आपका कि रूसी क्रांति और फ्रांसीसी क्रांति के बीच तुलना। अब आपको याद होगा फ्रांसीसी क्रांति के बारे में, याद दिलाऊं आपको एक बार में, कि हम लोग जो दूसरा टॉपिक पढ़े हैं वो फ्रांसीसी क्रांति ही था। जो फर्स्ट टॉपिक था हमारा वो अमेरिकी क्रांति, और सेकंड टॉपिक फ्रेंच रिवॉल्यूशन था। ध्यान है सभी को? फ्रांसीसी क्रांति में कारणों की बात की थी, घटनाक्रम की बात की थी, और महत्व की बात की थी। दोनों को एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है आधुनिक विश्व के इतिहास में, मानव सभ्यता के इतिहास में, आधुनिक राजनीति की ओर संक्रमण के इतिहास में। आधुनिक राजनीति की ओर संक्रमण के इतिहास में भी दोनों को महत्वपूर्ण घटना के तौर पर देखा जाता है। उसी में उत्तर में लिखा भी हुआ है, समानता और अंतर दोनों के बिंदु। एक बार जरा देना अपना वो, मैं यहीं से गाइड कर देता हूं आप, नहीं तो फिर मैं बताऊंगा तो पॉइंट्स बढ़ जाएंगे।
या घट जाएंगे, कोई पॉइंट्स नए आ जाएंगे, कोई पुराने हो जाएंगे। ठीक है, क्लास नोट्स में ये कि क्लास नोट्स के साथ चलना चाहिए। पहला पॉइंट देखो लिखा हुआ है इसमें, दोनों ही क्रांतियां दीर्घकालीन असंतोष का परिणाम। याद है, फ्रांस में भी सामाजिक कारण, आर्थिक कारण, वैचारिक कारण, राजनीतिक कारण लंबे समय से है। रूस में भी राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक जो भी कारण है लंबे समय से मौजूद था। दोनों ही क्रांतियां दीर्घकालीन असंतोष का परिणाम। एक समानता के बिंदु हो गए, दोनों समानता के लिए थी। दोनों क्रांतियों का लक्ष्य, प्रमुख लक्ष्य क्या था? समानता की स्थापना। ठीक, दोनों ही क्रांतियों को सिविल वॉर के दौर से, जैकोबिन और तमाम आपको याद होगा, यहां पे भी खूब हुआ था, और रसिया के अंदर भी आपने देखा होगा, सबने विरोध किया था, कल हम लोग जब पढ़ रहे थे तो। दोनों ही क्रांतियों को क्रांति की रक्षा के लिए पड़ोसी देशों से युद्ध करना पड़ा, या अंतर्राष्ट्रीय जो शक्तियां हैं एकजुट हुई हैं रोकने के लिए। फ्रांसीसी क्रांति में आपको याद होगा, ऑस्ट्रिया, प्रसा, ब्रिटेन, ठीक है, ये सब मिल करके फ्रांस पे हमला। परिवर्तन इस तरह से हम स्वीकार नहीं है। यहां हमने क्या देखा? ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, जापान, सबने क्या किया? सपोर्ट किया। तो दोनों क्रांति को रोकने के लिए बाहरी हस्तक्षेप दोनों जगह दिख रहा है हमें। यह भी एक समानता का बिंदु है। जबकि दोनों क्रांतियों में देखो अंतराल कितना है, लगभग 125 साल का अंतराल है, ज्यादा कहीं अंतराल है। 1789 में हुआ, दूसरा 1917 में हो रहा है। ठीक है, दोनों क्रांतियों का विश्वव्यापी, आपको याद होगा फ्रांसीसी क्रांति का इम्पैक्ट। ठीक है, तो आप पूरे यूरोप और पूरी दुनिया पे हमने देखा था। ऐसी रूसी क्रांति की जब कल महत्व की बात करें तो आप देखें आप कैसे पूरे यूरोप में राजनीतिक बदलाव, उपनिवेशों में हलचल, यूरोप में राजनीतिक बदलाव, उपनिवेशों में हलचल, केवल उस देश की घटना नहीं थी, वहां जो हुआ वो तो हुआ ही, एक बड़े बदलाव वाली घटना थी। ठीक, दोनों ही क्रांति, तो इस समानता वाले बिंदु हो गए आपके। अंतर में देखेंगे आप, रूस से फ्रांस की आर्थिक स्थिति बेहतर थी। कारण की बात करें तो फ्रांस की गिनती रूस के मतलब अच्छे वाले आर्थिक देशों में होती थी, आर्थिक रूप से संपन्न देशों में होती थी। दूसरा देखेंगे आप, फ्रांस क्रांति के दौरान राजनीतिक समानता पे ज्यादा बल दे रहा था कि योग्यता के आधार पर नौकरी मिलेगी। ठीक है, तब इस तरह की बातें ज्यादा थी, मत देने का अधिकार होगा, है ना, इस तरह की बातें ज्यादा हो रही थी। रूस का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक पे तो इसका भी था। इसने फ्रांस से पहले वयस्क मताधिकार दिया, महिलाओं को मत देने का अधिकार दिया, तो फ्रांस की तुलना में कहीं ज्यादा राजनीतिक रूप से समान पे था। बट इसका फोकस आर्थिक सामाजिक समानता पे। क्यों? अभिव्यक्ति की आजादी नहीं थी, संगठन बनाने की आजादी नहीं थी, यहाँ पे सब रूस का फोकस कहाँ पे था? सामाजिक आर्थिक समानता पे ज्यादा था, सामाजिक आर्थिक न्याय पे ज्यादा था, रोटी कपड़ा और मकान पे फोकस ज्यादा कर रहा था वो। ठीक, फ्रांसीसी क्रांति कुछ सीमा तक स्वतः स्फूर्त थी। जब वो बैठक बुलाई गई, अस्तबल में ठहरा दिया गया, टेनिस कोर्ट में जाकर शपथ ले ली, बोला कि अब क्रांति तो होगा ही होगा, है ना, ऐसे करके घटनाएं शुरू हो गई थी। फिर राजा को पावर दे दिया गया, वो भी ठीक था, कोई समस्या नहीं थी उसमें। और आगे चलकर क्या हुआ आपको ध्यान होगा, है ना, कि फिर राजा को फांसी पे लगा दिया गया, फिर गणतंत्र आ गया, फिर डायरेक्टरी का शासन, मतलब क्लियर नहीं था क्या करना है। उदारवाद के रास्ते पे जाना है, बट उदारवाद का स्वरूप क्या होगा ये पता नहीं था। यहां एकदम क्लियर था लेनिन के द्वारा कि मुझे करना क्या है, और पूरी योजनाबद्ध तरीके से लेनिन ने क्रांति को अंजाम। वो कुछ सीमा तक स्वतः स्फूर्त थी, और ये बहुत हद तक संगठित थी, ऑर्गेनाइज थी। ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति को मध्यवर्गीय क्रांति भी कहते हैं, क्योंकि जो परिवर्तन हुआ, परिवर्तन का सर्वाधिक लाभ मध्य वर्ग को। निर्वाचन में भाग लेना, दे दो मुझे। ठीक है, परिवर्तन का सर्वाधिक लाभ मध्य वर्ग को। ठीक है, निर्वाचन में भाग लेना, है ना, ध्यान सभी को। और संपत्ति संबंधी योग्यताएं रखी गई थी, भाई जो उम्मीदवार होगा, जो मतदाता होंगे उसके लिए।
टैक्स सब देंगे, संपत्ति की सुरक्षा का अधिकार दिया गया। ये सारी बातें बताती हैं कि मध्यवर्गीय क्रांति थी। अमेरिकी क्रांति भी मध्यवर्गीय क्रांति दे से कहा जाता है। रूसी क्रांति को सर्वहारा की क्रांति, गरीबों की क्रांति है ना, वंचित तत्वों की क्रांति। प्रभाव के दृष्टिकोण से दोनों क्रांतियों में अंतर को देख सकते हैं। यूरोप पर दोनों क्रांतियों का प्रभाव था, लेकिन उपनिवेशों पर रूसी क्रांति का प्रभाव अधिक था। अब देखिए ना, अपनी आजादी की लड़ाई में हम फ्रांसीसी क्रांति की कहा, सामाजिक धार्मिक सुधार दोनों में चर्चा होती है। राम मोहन राय चर्चा करते हैं, हेनरी विवियन डेरिजियो प्रभावित हैं, क्योंकि उस समय फ्रांस का क्रेज था। तो चंद पढ़े लिखे लोग फ्रांस के बारे में पढ़ते थे, फ्रांस में ऐसा हुआ, हम भी ऐसा करेंगे, है ना। अब लेकिन फ्रांस की कहाँ चर्चा हो रही थी हम लोग जब पढ़ रहे थे, तो फ्रांस से प्रेरणा हमने ली, अमेरिका से प्रेरणा हमने ली, पुरानी घटना हो गई थी। रूस तो एकदम तरोताजा था, 17 की बात थी। क्रांति हुई, 20 में एम एन रॉय ने पार्टी बना दी, 22-23 में पेशावर षड्यंत्र केस आ गया सामने, 24 में कानपुर षड्यंत्र केस सामने आ गया, 25 में कम्युनिस्ट पार्टी बन गई, 28 में अखिल भारतीय किसान श्रमिक संघ बना दिया सोहन सिंह जोश की अध्यक्षता में, गिरनी कामगार यूनियन की बात आ गई। 1930 में सविनय आंदोलन से अलग हो गए। आपको याद होगा 31 में एटक से अलग होकर आरटक बना लिया। फिर दत्त ब्रेडले थीसिस आया, फिर कांग्रेस के साथ फिर चलना है, चला। फिर ऐसे करके आपने देखा होगा पूरी कहानी जो आपको बताई गई थी, मेजर मेजर थीम आपको बताया गया था। तो कहीं फ्रांस की चर्चा नहीं हो रही, सब जगह रूस की चर्चा हो रही, सभी उपनिवेशों में। प्रभाव के दृष्टिकोण से भी एक बड़ा अंतर था ये। ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति का राजनीतिक प्रभाव अधिक था, रूसी क्रांति का राजनीति के साथ साथ सामाजिक आर्थिक प्रभाव अधिक था। तो समानता और अंतर, अच्छा आप देखोगे ना तो पूरक है, जैसे फ्रांसीसी क्रांति और ये दोनों पूरक है। आप ऐसे देखोगे आप एक बार के लिए, तो यूरोप में क्या था, हमने देखा था राजतंत्र था, निरंकुश राजतंत्र, और समाज में विभाजन था, विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग थे। यूरोप के अंदर मेनली तो यही था, है ना, निरंकुश राजतंत्र था और विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग थे। अभी देखोगे आप, जब लोकतंत्र आया तो यहां किसको दिया गया, मध्य वर्ग को दिया गया, और यहां पर भी लाभ सर्वाधिक किसको मिला, मध्य वर्ग को मिला। और जब मार्क्सवादी व्यवस्था आई, उसमें किसको महत्व दिया गया, निम्न वर्ग को। तो परिवर्तन की प्रक्रिया पूरी होती है रूसी क्रांति के साथ। फ्रांसीसी क्रांति में भाग तो गरीबों ने भी लिया, आकांक्षाएं तो उनकी भी जागृत हुई, लेकिन उस हिसाब से उनकी आकांक्षाएं पूरी धीरे धीरे करके कुछ कुछ अधिकार दिए जा रहे थे। ठीक है, चाहे शहरी गरीब हो या ग्रामीण गरीब हो, रूसी क्रांति ने एक झटके में उनके अधिकारों को लागू कर दिया। तो कहा जाता है मानव की विकास यात्रा में दोनों मील के पत्थर हैं, पूरक हैं। फ्रांसीसी क्रांति ने जिन प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया, जिन प्रश्नों को अधूरा छोड़ दिया, रूसी क्रांति ने उसे पूरा कर दिया। बेसिकली इसी संदर्भ में बात होती है। अब देखो ना, वयस्क मताधिकार, वहां संपत्ति संबंधी योग्यता थी सभी देश में फ्रांसीसी क्रांति के बाद। वहां महिलाओं को तो पूछा ही नहीं गया, यहां महिलाओं को भी मत देने का अधिकार। एक झटके में राजनीतिक रूप से सबको एक बराबरी पे ला दिया, जो यहां नहीं मिला। यहां कह दिया गया कि सबको रोजगार मिलेगा, योग्यता के अनुसार काम मिलेगा। हुआ नहीं हुआ, बट स्थिति बेहतर थी, बहुत खराब, पहले से तो बेहतर स्थिति थी रूस की भी। वहां क्या देखा हमने, मध्य वर्ग की चीजें ज्यादा बेहतर हो गई। यहां पे हमने क्या देखा, गरीबों की स्थिति ज्यादा बेहतर। ठीक है, तो इसलिए पूरक कहते हैं इसको। ठीक है, जिन प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया, उन प्रश्नों का उत्तर रूसी क्रांति ने दिया। कह देगा आपको कि भाई दोनों ही क्रांतियां मानव की विकास यात्रा में मील का पत्थर है। पहले के साथ क्या क्या बदलाव हुआ, दूसरे के साथ क्या क्या परिवर्तन हुआ। ठीक, पहले के साथ परिवर्तन और दूसरे के साथ परिवर्तन। आपको याद होगा कि फ्रांस में परिवर्तन हुआ था, है ना, और ये परिवर्तन का वेव जो है पूरे यूरोप, पश्चिम यूरोप में दिखता था हमें पूरा ये वेव।
फ्रांस को सर्दी लगी थी और पूरा यूरोप छींकता था। अभी रूस को सर्दी लगी है। 1917 में रूस को सर्दी लगी थी और फ्रांस को जब सर्दी लगी थी तो पूरा यूरोप धीरे धीरे छींक रहा था। रूस को सर्दी लगी तो पूरा यूरोप एक साथ छींकने लगा। ठीक है, ये मैं कहता हूं, मतलब कोई मैटरनिक नहीं है ये, मैं ठीक है, क्योंकि इतना स्विफ्ट बदलाव हुआ ना रूसी क्रांति के बाद। यूरोपीय देशों में एक भय था भाई, अभी तक तो ये विचार ही था, अब तो एक राष्ट्र में आ गया पूरा विचारधारा है, तो जल्दी जल्दी बदलाव। आपने देखा होगा पेरिस सम्मेलन के बाद एक अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का भी मैंने उल्लेख किया था। ठीक है, श्रमिकों के बारे में आप सोच रहे हैं, अच्छी बात है, बट वो भी रूसी क्रांति का दबाव ही था। तो श्रमिकों के कल्याण के लिए कदम नहीं उठाएंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे तो हर जगह मार्क्सवाद अपनी जड़ों को जमा लेगा। पेरिस सम्मेलन आप सभी को याद होगा, ये है आपका जर्मनी, यहाँ पे थे आपके 3 राष्ट्र, यहाँ पे था आपका पोलैंड, यहाँ पे था आपका चेकोस्लोवाकिया, यहाँ पे था आपका यूगोस्लाविया। ठीक, इधर कहीं कोई चेंज नहीं हुआ, थोड़ा बहुत हुआ बस। इतने बड़े बड़े बदलाव हुए इधर क्यों? क्योंकि यहाँ पे मार्क्सवादी सरकार थी। मार्क्सवाद की सीमा पे राष्ट्रों की पूरी एक श्रृंखला। पेरिस शांति सम्मेलन के जो सूत्रधार थे उनको शांति की चिंता तो थी, बट उनको इस बात की भी चिंता कहीं न थी कि भाई एक देश में मार्क्सवादी व्यवस्था कायम, सीमा पे ऐसी व्यवस्था बनाओ, कम से कम कल कोई टकराव हो तो एटलीस्ट लड़ने की स्थिति में वो रहें। ये अब बहुत आपके काम की चीज़ नहीं है, मतलब ऑप्शनल वगैरह में फिर इस तरह के डिस्कशन हम लोग लेते रहते थे, कराते थे। तो ये भी कब हो रहा है? रूसी क्रांति के कॉन्टेक्स्ट में हो रहा है ये भी। ठीक है, ये सारे बन रहे हैं, ठीक है, बन गए राष्ट्रीय पेरिस सम्मेलन में। ठीक है, बट यहाँ भी देखो कि तुर्की, मध्यपुर, ये सब, फिर मेन तो यूरोप का था कहानी, यूरोप की कहानी है ना। तो दोनों का तुलनात्मक अध्ययन, दोनों का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, आप इसको ऐसे समझिएगा कि 14वीं से 18वीं सदी में यूरोप जो था संक्रमण के दौर से गुजरने लगा है ना, एक मध्ययुगीन राजनीति से आधुनिक राजनीति की तरफ, एक संक्रमण के दौर से गुजरने लगा। हम 18वीं 19वीं सदी में हम क्या देखते हैं, आप ऐसे नोटिस करिए, आप तो देखें 1789 से लेकर के एक तरह से 1870 तक लोकतंत्र, राष्ट्रवाद, ये 2 बड़ी शक्ति थी पूरे यूरोप में। फ्रांसीसी क्रांति के बाद जो हमने पीछे सारा टॉपिक पढ़ा, इटली, जर्मनी, दक्षिण पूर्वी यूरोप, 30 की क्रांति, सब इसी पे तो बेस था पूरा का पूरा। बट ये जो परिवर्तन हुआ इसमें गरीबों को जगह नहीं दी गई। आप देखेंगे मोटे तौर पे 1850 और उससे आगे इसको चुनौती कौन देना शुरू कर रहा है? समाजवाद और मार्क्सवाद। ठीक, इसको चुनौती कौन दे रहा है? समाजवाद और मार्क्सवाद। और 17 तक आते आते चुनौती साफ साफ दिखाई पड़ने लगी इसको। ठीक, अब आपने कल क्या पढ़ा? मार्क्स रूस में उसका एक अलग राजनीतिक तरीका है, उसका अलग एक आर्थिक नीति है। पूंजीवादी देशों का अलग राजनीति से भारत में राजनीति है और अर्थव्यवस्था है ना। अब ये बहस शुरू हो गई, दोनों में कौन मॉडल बेहतर है दुनिया के लिए। समझ में आ रही है बात? यहां से तो हम बदल के आ गए हैं, धर्मतंत्र से, राजतंत्र से, इन सब क्रांतियों के माध्यम से ये मॉडल स्वतः इवॉल्व हुआ, ये झटके में इवॉल्व होना शुरू हुआ। बहुत, ये बहुत फ्लेक्सिबल था, ये बहुत रिजिड था। 2 तरह का मॉडल, ऐसी राजनीति और अर्थव्यवस्था होनी चाहिए, और एक हुआ कि ऐसी राजनीति और अर्थव्यवस्था, दोनों में कौन सा बेहतर।
17 के बाद अब ये टकराव धीरे धीरे रफ्तार 91 तक पकड़ेगा। 91 में ये थम जाएगा, मॉडल कमजोर पड़ जाएगा। ये काफी कुछ बदलाव कर चुके। आज पूरी दुनिया में यही मॉडल चल रहा है। सभी देश लोकतांत्रिक नहीं है, लेकिन न होते हुए भी उस देश पे भी दबाव है कि आज न कल उसे बदलाव। तो अभी भी विश्व संक्रमण के दौर में है, बहुत सारे देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है। ऐसा मत समझिएगा कि हम उस काल में पढ़ रहे हैं, इस काल में नहीं है। पूरा का पूरा अरब देश उठा के देख लीजिए आप, अफ्रीका में बहुत सारे देशों को उठा के देख लीजिए आप। अभी ये परिवर्तन पूर्ण नहीं हुआ है, स्टिल गोइंग ऑन, ये जारी है। हम जिस दौर में रह रहे हैं, ये बात कुछ समझ में आ रही है क्या मैं जो कह रहा हूं? जैसे ईरान में क्या पूरी तरह से लोकतंत्र आ गया? नहीं। इराक में पूरी तरह से व्यवस्था, कहना मिस्र की बात करें हम, सीरिया की बात करें हम, जॉर्डन की बात करें हम, ठीक है, अभी तो कहाँ सभी देशों में आया अभी ये व्यवस्था? क्या वहां पे समाजवाद, समाजवाद भी मार्क्सवाद भी नहीं है? तो वही मॉडल, या तो तानाशाही सरकार है, राजा सैनिक वगैरह का शासन है। कई देशों में राजा का आज भी शासन है। तो अब पूरे वैश्विक परिप्रेक्ष्य में देखोगे ना, पूरा नक्शा रख करके, लैटिन अमेरिका, नॉर्थ, ये सब रख करके सामने देखोगे, स्टिल ट्रांजिशन इज गोइंग ऑन। कहीं कहीं पे अभी भी संक्रमण है, वहां भी उम्मीद है। तो सिलेबस में विश्व इतिहास को देने का मकसद ही सबसे बड़ा ये है, पुरानी व्यवस्था से नई व्यवस्था की ओर परिवर्तन। इसके दो मॉडल, मॉडल नंबर 1, मॉडल नंबर 2। दूसरा मॉडल लंबे समय तक नहीं चल पाया। दूसरे मॉडल की भी अच्छी अच्छी बातें पहले मॉडल ने अडॉप्ट कर ली है। आज पूरी दुनिया में पहला, भारत को उठा के देखिए, पहला ही मॉडल तो चल रहा है अपने यहाँ। संविधान, लोकतंत्र, सारी चीजें चल रही हैं। विश्व इतिहास के सिलेबस में देने का मकसद सबसे बड़ा ये है, हम इस संक्रमण को समझें और फिर दुनिया पर नजर रखें, कहाँ कहाँ और है परिवर्तन, क्या परिवर्तन होगा उन देशों में। तो ऐसा माना जाता है कोई नहीं बचेगा इस परिवर्तन से। तभी कहा जाता है कि रूस, बेशक यूएसएसआर का विघटन हो गया हो, फ्रांसीसी क्रांति का वो इम्पैक्ट, बट इन परिवर्तनों से दुनिया का कोई भी समाज और राष्ट्र नहीं बचने वाला है आज भी। बाकी जगहों पे तो परिवर्तन है ना, तो जनता तो देखती है ना, सोशल मीडिया अब आ गया है तो और तेजी से बदलाव की ललक हो गया। सबकी पहुंच है ना अब। लोग देखते हैं ना दूसरे देशों में जीवन कैसा है, तीसरे देश में जीवन कैसा है, हमारा ऐसा क्यों है। खूब सपोर्ट मिलता है लोगों को जब कोई मूवमेंट वगैरह करते हैं आज के डेट में। तो हर देश में कम से कम इस तरह की व्यवस्था हो, लोगों को अभिव्यक्ति की आज़ादी हो, संगठन बना सके, कहीं आ जा सकें, जो गरिमा के साथ जीवन है वो जी सकें। ठीक है। इसके बाद अगला जो हम लोग पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट, ठीक है, क्या लाइट, ये लाइट कहाँ से बंद होता है? आप फिर ताले क्या है? हम्म? इससे कोई समस्या तो नहीं होगी ना क्लास में? बोर्ड बोर्ड तो, बोर्ड बंद हो गया है। एक बार आके देख लो। एक बार आके देख लो कैसे ये ऑन होगा तुम्हारा बोर्ड। तो हम लोग अब जो पढ़ने वाले हैं, जो अगला टॉपिक है हमारा, वो है फांसीवाद और नाजीवाद। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है फांसीवाद और नाजीवाद। देखिए आप जरा, फांसीवाद लिख लीजिएगा आप। ठीक है।
ठीक है। फासीवाद में लिखें आप, सबसे पहले लिखें फासीवाद क्या है। फासीवाद क्या है, बट बहुत राहत लग रहा है लाइट बंद होने के बाद, पता है, बड़ा कूल सा लग रहा है, ठीक लग रहा है एकदम, है ना? तुम लोगों ने सुझाव पहले क्यों नहीं दिया था? इतने महीनों से क्लास चल रही है, हैं? क्या? अच्छा, सोसाइटी वाली क्लास में बंद हो जाती है क्लास, आंतरिक सुरक्षा वाली क्लास में? ओके, वेरी गुड। ठीक है, लिखें आप फासीवाद क्या है। ठीक है, फासीवाद, फासीवाद कोई विचारधारा नहीं है। फासीवाद कोई विचारधारा नहीं है। फासीवाद कोई विचारधारा नहीं है, बल्कि एक प्रकार की कार्य योजना है। बल्कि एक प्रकार की कार्य योजना है। एक प्रकार की कार्य योजना है, एक्शन प्लान है, इसे में लिखें। अवसर मिलते ही कोई व्यक्ति, अवसर मिलते ही कोई व्यक्ति सत्ता पर नियंत्रण स्थापित, सत्ता पर नियंत्रण स्थापित करता है। सत्ता पर नियंत्रण स्थापित करता है। मैं बोर्ड पे कुछ भी नहीं लिख रहा हूं, इसलिए आप आराम से लिखते रहिएगा, है ना? कॉमा देख के लिखिए आप। शक्तियों का केंद्रीकरण करता है। शक्तियों का केंद्रीकरण करता है और शक्तियों का केंद्रीकरण करता है और जीवन के अलग अलग क्षेत्रों को भी, जीवन के अलग अलग क्षेत्रों को भी नियंत्रित करने का प्रयास करता है। अलग अलग क्षेत्रों को भी नियंत्रित करने का प्रयास करता है। जीवन के अलग अलग क्षेत्रों को भी नियंत्रित करने का प्रयास करता है। ब्रैकेट में लिख लेंगे आप, अधिनायकवाद। अधिनायकवाद, कौमा, अधिनायकवाद के बाद लिखेंगे कौमा दे करके, सर्वसत्तावाद। सर्व, टोटलिटेरियनिज्म करके है, सर्वसत्तावाद। ठीक है, मैं समझा रहा हूं इसका मतलब। देखो, वाद लगा हुआ है तो आपको क्या लगेगा? आपको लगेगा कि बहुत सारे विचारक हैं और वो अपनी बात कह रहे हैं। ठीक है, वाद जब लगा हुआ तो आपको लगेगा, है ना? बट ऐसा नहीं है, यहाँ भ्रम है, बहुत विचारक नहीं है इसके। बेसिकली ये एक अवसरवादिता है, ये एक एक्शन प्लान है। एक व्यक्ति क्या करता है, मौका मिलते ही सत्ता पे कब्जा, फिर पूरी शक्ति वो अपने हाथ में केंद्रित कर लेगा। फिर केवल राजनीति में, कार्यपालिका में ही शक्ति केंद्रित नहीं करेगा अपने हाथ में, बल्कि वो क्या करेगा, विधायिका को, न्यायपालिका को भी अपने हाथ में कंट्रोल। इतना ही नहीं, धर्म को कैसा व्यवहार करना चाहिए, समाज में किसको क्या करना चाहिए, अर्थव्यवस्था कैसे चलेगा, सब वो ही व्यक्ति डिसाइड करना शुरू करेगा। जीवन के सभी क्षेत्रों को नियंत्रित करने का प्रयास। इसके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है, टोटलिटेरियन, सर्वसत्तावाद। इसके लिए एक शब्द यूज किया जाता है, सर्वसत्तावाद। क्योंकि पूरी शक्ति अपने हाथ में केंद्रित कर ले रहा है, इसके लिए एक शब्द यूज किया जाता है, अधिनायकवाद या तानाशाह। ठीक, इसलिए ब्रैकेट में हमने लिखवाया आपको। इसको हम अधिनायकवाद भी कह सकते हैं, तानाशाही व्यवस्था भी कह सकते हैं,
जीवन के सभी क्षेत्रों पर नियंत्रण, जिसे सर्वसत्तावादी भी कह सकते हैं। ठीक। अभी हम लोग सिंपली पढ़ रहे हैं फांसीवाद के बारे में कि फांसीवाद क्या है। अभी हम इस बिंदु को देख समझ रहे हैं, है ना। ठीक, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं अभी, फांसीवाद क्या है, फासिज्म की बात हम लोग अभी कर रहे हैं। लिखें लिखें कि लेकिन सर्वप्रथम 1922 में, सर्वप्रथम 1922 में इटली में फांसीवादी सरकार का गठन हुआ। इटली में फांसीवादी सरकार का गठन हुआ। गठन हुआ। लेकिन फिर 1933 में जर्मनी में, 33 में जर्मनी में फांसीवादी या नाजीवादी सरकार का गठन, फांसीवादी या नाजीवादी सरकार का गठन, फांसीवादी या नाजीवादी सरकार का गठन। मैं समझा दूंगा, सारे पॉइंट को लिख लीजिए आप, कॉमा देके लिखें। इसके पश्चात स्पेन, इसके पश्चात स्पेन, पुर्तगाल, इसके पश्चात स्पेन, पुर्तगाल, अर्जेंटीना इत्यादि देशों में भी, इत्यादि देशों में भी इस प्रकार के सरकार का गठन हुआ। इस प्रकार इस सरकार का गठन हुआ। ब्रैकेट में लिखें आप, दोनों विश्व युद्धों के बीच में, दोनों विश्व युद्धों के बीच में, दोनों विश्व युद्धों के बीच में बड़ी संख्या में, दोनों विश्व युद्धों के बीच में बड़ी संख्या में दोनों विश्व युद्धों के बीच में बड़ी संख्या में फांसीवादी सरकारों का गठन हुआ। ठीक है, मैं आपको इस वाले पॉइंट को लास्ट में समझाऊंगा। तो आप क्या देख रहे हैं, हम लोग इटली में सबसे पहले सरकार आएगी फांसीवाद। एक्चुअल नाम भी इटली के लिए है फांसीवाद। वहां एक पार्टी का नाम था फांसीवादी पार्टी, फासिस्ट पार्टी, एक दल का नाम था, उसके नाम पर वहां पे मुसोलिनी ने जो जो काम किया उसको फांसीवादी कह दिया गया। वैसा ही काम जर्मनी में हिटलर ने किया, तो उसको, वैसे तो उसकी पार्टी का नाम था नाजी, बट उसको भी फांसीवादी कह दिया गया। ऐसा ही काम जनरल फ्रेंको ने स्पेन में किया, फिर पेरोइन ने, साल्जार ने पुर्तगाल और अर्जेंटीना में किया। मतलब इस तरह के और भी कैरेक्टर हैं, दो मेन कैरेक्टर हैं मुसोलिनी और हिटलर, बट ऐसे और भी कैरेक्टर हैं। और ये आपको कब दिखेंगे, दोनों विश्व युद्धों के बीच में, 1919 से 1939 के बीच तेजी से आपको कई देशों में इस तरह की सरकारें गठित हुई, उभर कर सामने। एबरेशन के तौर पर इसे देखा जाता है। लोकतंत्र की विकास यात्रा में इसे विपथ गमन भी, थोड़ा लोकतंत्र भटक गया, इसको ऐसे भी देखा जाता है इस घटना को। वो सब डिस्कशन में भी आगे आता जाएगा। तो फांसीवाद क्या है और के बारे में कि भी किन किन देशों में आया, उसकी छोटा सा परिचय हो गया। अगला पॉइंट लिखें। लिखें, एक देश से दूसरे देश में एक देश से दूसरे देश में फांसीवादी सरकारों के गठन में फांसीवादी सरकारों के गठन में भिन्नताएं दिखाई पड़ती हैं।
भिन्नताएं दिखाई पड़ती हैं। हालांकि कुछ सामान्य विशेषताएं हैं। हालांकि कुछ सामान्य विशेषताएं हैं। विशेषताएं हैं जो कुछ सामान्य विशेषताएं हैं जो सभी फासीवादी सरकारों में देखी जा सकती हैं। जो सभी फासीवादी सरकारों में देखी जा सकती है। सरकारों में देखी जा सकती है। लिखें आप, जैसे पहला पॉइंट लिखेंगे आप, लोकतंत्र विरोधी। ठीक है, पहला पॉइंट लिखेंगे आप, लोकतंत्र विरोधी। इसमें आपको बहुत सारी चीजें दिखेंगी। जहां भी सरकार, मान लो हिटलर है या मुसोलिनी है, कहने का मतलब इटली हो, जर्मनी हो, स्पेन हो, कुछ कॉमन बातें सब जगह दिखेंगी। जैसे यहां आपको दिखेगा प्रेस पर प्रतिबंध। ये आपको सब जगह दिखेगा। ये पहला काम करेंगे, अभिव्यक्ति की आज़ादी एकदम खत्म। कुछ भी पब्लिश करेंगे सरकारी अधिकारी से पूछ के पब्लिश करेंगे आप। ठीक, आलोचना का अधिकार तो भूल ही जाइए आप। ठीक है, आलोचना किसी में तो जिंदा ही नहीं बचेगा कोई, है ना। पब्लिश करने के लिए भी पूछना पड़ेगा आपको। ठीक। ठीक, आप देखेंगे आप चुनाव प्रक्रिया में ये लोग फेर बदल कर देते हैं। हस्तक्षेप करेंगे, मतदाता सूची में हस्तक्षेप करेंगे, चुनाव में हस्तक्षेप करेंगे, है ना, सब में हस्तक्षेप करेंगे। फेयर चुनाव, निष्पक्ष चुनाव नहीं होगा। इसको ऐसे भी कह सकते हैं आप, निष्पक्ष चुनाव नहीं होने वाला है जब ये सत्ता में एक बार आ गए तो। ठीक। आप देखेंगे कार्यपालिका अधिक शक्तिशाली हो जाएगा इसमें। विधायिका और न्यायपालिका एक तरह से गौण हो जाता है, सारा पावर कार्यपालिका के हाथ में। कार्यपालिका अधिक शक्तिशाली हो जाता है। विधायिका न्यायपालिका इसमें देखेंगे आप गौण हो जाएगा। पार्टी के भीतर विरोध नहीं। पार्टी के भीतर जो सर्वोच्च नेता होता है, कोई विरोध नहीं कर सकता है उसका। ठीक, विरोध किया तो फिर वो दुनिया से, हाँ, गियो, दुनिया से गियो। पार्टी से बाहर भी कोई विरोध नहीं करेगा। ठीक। बाहर भी विरोध नहीं। विपक्षी दलों पर प्रतिबंध। ठीक है। और जितने तरह के संगठन होते हैं ना, धार्मिक संगठन या दूसरे सामाजिक सांस्कृतिक, सब पे प्रतिबंध। ठीक। अब इसको ऐसे समझिए, अमेरिकी और फ्रांसीसी क्रांति के बाद जब संविधान बना, अमेरिका एंड फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद जब संविधान बना, तो उन देशों को, नागरिकों को क्या क्या अधिकार दिए गए? अभिव्यक्ति की आज़ादी दी गई, फेयर चुनाव दिया गया। ठीक है, शक्ति पृथक्करण था कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका के बीच में। पार्टी के भीतर लोकतंत्र की बात की गई, पार्टी से बाहर लोकतंत्र, आप आवाज उठा सकते हैं। विपक्षी दल भी होंगे, चुनाव में पार्टिसिपेट करेंगे। संविधान, कानून का शासन होगा, ये सब ठीक है जो दिया गया था। अभी क्या किया गया हिटलर के द्वारा, इन सब के द्वारा, उन सारे जो दिए गए अधिकार थे जनता को, वो सब छीन। ठीक। तो एक देखने का ये भी तरीका होता है।
तो अमेरिकी फ्रांसीसी 30 और 48 के यूरोपीय क्रांति को हम क्रांति भी कहते हैं, और ये फांसीवाद को हम प्रतिक्रांति भी कहते हैं, काउंटर रिवॉल्यूशन भी कहते हैं। क्रांति के साथ जो बदलाव हुआ, फांसीवादी नाजीवादी सरकारों ने उन परिवर्तनों को छीन लिया वापस। समझ में आ रही? इसको प्रतिक्रांति भी कहते हैं, काउंटर रिवॉल्यूशन भी कहते हैं। जो अधिकार दिए गए वो अधिकार सब यहां पे छीन लिए जाएंगे कुछ वर्षों के लिए, कुछ देशों में। ठीक है, ये सब लोकतांत्रिक देश है जहां ये आया है। स्पेन, इटली, जर्मनी या पुर्तगाल, उन्हीं देशों में फांसीवाद आया जहां लोकतंत्र चरमराने लगा। आपको याद होगा, हमने प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम में, राजनीतिक परिणाम में पॉइंट लिखवाया था कि लोकतांत्रिक व्यवस्था की जीत थी, लेकिन विश्व युद्ध के बाद कई देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था कमजोर पड़ने लगी और वहां फांसीवादी शक्तियों का, ये पॉइंट हमने वहां परिणाम में उसी की बात कर रहे हैं। कभी कभी प्रतिक्रांति शब्द यूज किया जाता है। अब हिटलर ने क्या किया होगा आपको पता चल जाएगा इसी में, या तो इसी बात को लिख देना या कहीं कहीं उदाहरण हिटलर में ऐड कर देना होता है। मुसोलिनी ने क्या किया वो भी क्लियर है, यही किया। लोकतंत्र विरोधी, ये तो एकदम क्लियर है। एक और कॉमन पॉइंट क्या देखेंगे आप? साम्यवाद का विरोध सब करेंगे। जिन जिन देशों में सरकार बनेगी ये सब के सब साम्यवाद का विरोध करेंगे। ठीक है, ये सब साम्यवाद के विरोध के नाम पर चुन करके आएंगे। जनता समर्थन होगा, अभी देखेंगे कहानी आगे हम लोग, लेकिन ये कॉमन पॉइंट है, साम्यवाद का विरोध सब करेंगे। ये जितने भी हैं आप देखेंगे ये सब युद्ध का महिमा मंडन करेंगे। युद्ध पे बहुत बल देंगे ये। और से ही कोई राष्ट्र मजबूत होता है, शक्तिशाली होता है। इस तरह का कॉन्सेप्ट, इस तरह की बातों को लेकर ये आएंगे, उस पर बहुत फोकस करेंगे। ठीक, युद्ध का ये महिमा मंडन खूब करेंगे। जो नेता होगा, नेता का महिमा मंडन खूब करेंगे। जैसे हिटलर है, एकदम सही है, उसका आदेश मानना ही मानना है। ठीक है, इस तरह की बातें खूब चलेगी। मुसोलिनी है ना? ये दुष्प्रचार पर बहुत बल देंगे। ठीक है, ये दुष्प्रचार पर बहुत, इनका ये होता है, झूठी बातें, अफवाहों को खूब फैलाएंगे, बहुत तेजी से फैलाएंगे और इतना बड़े लेवल पे फैलाएंगे लगेगा कि यही सच है। ये हर व्यक्ति अपना एक प्रोपेगेंडा मिनिस्टर रखता था, प्रोपेगेंडा मिनिस्टर रखता था। ये दुष्प्रचार पे बहुत, अनुशासन पे बहुत दिल बल देंगे। इनके जितने भी पार्टी के सब अनुशासित दिखेंगे आपको। ये कुछ भी करेंगे आयोजन तो वो बहुत भव्य तरीके से करेंगे। जैसे कोई रैली बुलाई जा रही है तो आपको ये एहसास होगा इससे पहले ऐसी रैली हुई ही नहीं होगी, ताकि लोगों पर उस तरह का इम्पैक्ट। यदि कोई ड्रेस कोड है तो सब ड्रेस कोड फॉलो करेंगे। क्लैपिंग का स्टाइल है तो एक ही तरह से क्लैपिंग करेंगे सब। इनका मानना है इन सब चीजों पे आम कॉमन पीपल पे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, लगता है कि कुछ बड़ा हो रहा है और लोग उसको, तो ये सब स्टाइल होता है इनका काम करने का। मतलब खास तरह से सैल्यूट करेंगे, जैसे हिटलर वगैरह था, खास तरीके से लोग सैल्यूट करते थे उसको, मतलब हिटलर की जब बात होती थी। ठीक है, दुष्प्रचार के लिए अलग से भी बैठते थे और इस तरह की बातें होती थी, है ना? तो आपको इससे बस एक बात अब ये पता चल जाएगा कि जहां जहां फांसीवादी सरकारें बनी, कम से कम उसका ये पैटर्न तो दिखा ही दिखा। अंतर डिग्री का होगा। इटली में पोप का तंत्र बचा रहेगा, उसके संगठन रहेंगे। जर्मनी में सारे संगठन बैन हो जाएंगे।
इटली में राजा का समर्थक रहेगा, जर्मनी में कोई समर्थक, जो चाहेगा हिटलर वही होगा। जापान में कुछ और तरीका होगा, स्पेन में थोड़ा अंतर होता है, बट ये बातें हर जगह दिखेंगी आपको। इसलिए जब भी कभी फांसीवाद पे कुछ भी लिखने के लिए आए तो इंपॉर्टेंट होता है इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना। ये कॉन्सेप्ट ध्यान में है तो आपको उत्तर लिखने में थोड़ी भी कठिनाई नहीं होगी। ठीक, हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं, फांसीवाद क्या है। डेफिनेशन जैसा लिखा है नंबर 1, किन किन देशों में आया उसकी बात की। हमने कहा एक देश से दूसरे देश में अंतर है, लेकिन कुछ कॉमन फीचर हैं, हमने उसकी बात भी की। ठीक, नोट करके लिखें आप। ठीक है, नोट करके कि चूंकि सर्वप्रथम इटली में फांसीवादी पार्टी ने सरकार बनाई, ब्रैकेट में लिख लेंगे, मुसोलिनी के नेतृत्व में। मुसोलिनी ये नाम है, मुसोलिनी के नेतृत्व में सरकार बनाई और उपरोक्त विशेषताओं से युक्त थी यह सरकार। युक्त थी मतलब सारी विशेषताएं इसको दिख जाएंगी जो लिखा हुआ है। पहले कहाँ दिखेगा, इटली में, मुसोलिनी में, है ना। नोट में ही लिखेंगे आप, क्योंकि इस प्रकार की विशेषताएं अन्य राष्ट्रों के तानाशाही सरकारों में भी दिखी। इसलिए उन देशों की सरकारों को भी बोलचाल की भाषा में फांसीवादी कह दिया जाता है। ठीक है, बोलचाल की भाषा में फांसीवादी कह दिया जाता है। जैसे कहा जाएगा फांसीवादी सरकारें, केवल इटली नहीं है, जर्मनी की भी बात है, स्पेन की भी बात है, जापान की भी बात, सबकी बात है। लेकिन हालांकि अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। हालांकि अलग अलग देशों में इन्हें अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। ठीक, अलग अलग देशों में इन्हें अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। ठीक है, लिख लें आप। हाँ, इसे में लिखें, जैसे जर्मनी में नाजीवाद, ठीक, कॉमा देके लिखें, जापान में सैनिकवाद, क्योंकि जब आप पढ़ेंगे ना, जैसे हमने अचानक से जर्मनी वाले सरकार को फांसीवादी कह दिया,
तो उसमें कोई समस्या नहीं है कहने में। बट ये पता रहे कि फांसीवाद शब्द इटली के लिए यूज किया जाता है। जर्मनी के लिए हम फांसीवाद भी कह सकते हैं, जापान के लिए भी, बट जापान में सैनिकवाद शब्द ज़्यादा चला, जर्मनी में नाजीवाद शब्द ज़्यादा चला। तो ये बस पता होना चाहिए बोलचाल में, हम इस्तेमाल भी कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। ठीक। फांसीवाद जो शब्द आया पहली बार, ये बेसिकली एक फासियो या फेसियो करके एक वर्ड है रोमन। पहली बार ये उससे निकला, जैसे डंडा समझते हैं ना, लाठी, लाठी डंडा। तो रोम में डंडों का पूरा एक गट्ठर होता था, बंडल होता था। ठीक है, मान लो ऐसे ऐसे करके 10-20 डंडे हैं ऐसे सब, उसको धागे से बांध दिया जाता था, बीच में कुल्हाड़ी रखी उसको भी बांधा जाता था। ठीक है, और इस पूरे गट्ठर को शक्ति, एकता और अनुशासन का प्रतीक, इस गट्ठर को ही प्राचीन रोम में फासियो कहते थे। डंडा है, धागे से, लाल धागे से बंधा हुआ है, बीच में कुल्हाड़ी है, और ये एक तरह से सिंबल हुआ करता था रोमन एम्पायर का। और इसको माना जाता था एकता, यानी सब एक साथ हैं, शक्ति यानी डंडा है, अनुशासन का प्रतीक। तो मुसोलिनी ने जो पार्टी बनाई थी वो वहीं से ये कॉन्सेप्ट लिया था फासियो का। ठीक है, फासियो का प्राचीन रोम से कॉन्सेप्ट लिया था। फासियो से ही फासिस्ट पार्टी और फासिज्म, फासिज्म करके वर्ड काफी पॉपुलर हो गया। ठीक है, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, बस ऐसे ही बोल के बता दिया आपको। तो एक बार आप 30 सेकंड में रीडिंग कर लीजिए मैंने आपको क्या लिखा है, फिर चलते हैं इटली की तरफ। 30 सेकंड में रीडिंग करिए आप। ठीक है, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इटली में फांसीवाद के उदय के कारण। कारण भी आप जान रहे हैं बस, कि देखो सबकी जड़ें पेरिस सम्मेलन में, लिखवाया था ना मैंने आपको क्वेश्चन में, फांसीवाद, नाजीवाद की जड़ों को हम पेरिस सम्मेलन में देख सकते हैं। कहानी तो वहीं से शुरू हो रही है सब अभी। तो ये 5 मेजर पॉइंट है, एक्सप्लेन करते चले जाएंगे वन बाय वन, इसको आप साथ साथ लिखते चलिएगा। एक तो कारण पढ़ने वाले हैं हम लोग, और दूसरा हम ये पढ़ने वाले हैं कि मुसोलिनी ने किस प्रकार इटली को फांसीवादी राज्य में स्थापित, जो हमने फीचर बताया वो सारी बातें उसमें आ जाएंगी। ठीक है, लिख लें आप पहले उदय के कारण। उदय के कारण, कॉजेज ऑफ द राइज ऑफ फासिज्म इन इटली। ठीक है, लिखें। पहला, पेरिस सम्मेलन की बात करेंगे हम कि, ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध में इटली, द्वितीय विश्व युद्ध में इटली 1915 में, द्वितीय विश्व युद्ध में इटली 1915 में, पहला पॉइंट लिख रहे हैं हम लोग, प्रथम विश्व युद्ध होगा, सॉरी, प्रथम विश्व युद्ध में इटली 1915 में ब्रिटेन के साथ एक गुप्त संधि पर हस्ताक्षर करने के पश्चात, हस्ताक्षर करने के पश्चात युद्ध में शामिल हुआ था। युद्ध में शामिल हुआ था। लिखें, इस संधि में
इस संधि में इटली को इस संधि में इटली को विभिन्न क्षेत्रों को देने का वादा किया गया था। इस संधि में इटली को विभिन्न क्षेत्रों को देने का वादा किया गया था। ठीक है, देखिए आप जैसे देखेंगे टायरोल, टायरोल है ना, ट्राइस्टे, इस्ट्रिया, टायरोल, ट्राइस्टे, इस्ट्रिया, डाल्मेसिया, फ्यूम, डाल्मेसिया, फ्यूम इत्यादि, टायरोल, ट्राइस्टे, इस्ट्रिया, डाल्मेसिया, फ्यूम इत्यादि। ठीक है, इटली को बहुत सारे क्षेत्र देने का वादा किया, जैसे ये सब क्षेत्र। इसी में लिखें अगला पॉइंट, पेरिस सम्मेलन में पेरिस सम्मेलन में अमेरिकी दबाव में इटली को केवल इटालियन क्षेत्र दिया गया। इटली को केवल इटालियन क्षेत्र दिया गया। देखें आप जैसे टायरोल, ट्राइस्टे और इस्ट्रिया। देख लें आप पहला तीन नाम फिर से, जैसे टायरोल, ट्राइस्टे, इस्ट्रिया। ठीक है, इटली को केवल इटालियन क्षेत्र दिया गया। उसमें यहाँ पे इटालियन आबादी भी थी, नॉन इटालियन भी थी। ये सब इटली को नहीं दिया गया। ये किसके पास था सारा क्षेत्र? ये सारा क्षेत्र ऑस्ट्रिया के पास था, ये वाला ऑस्ट्रिया के पास। अभी आप मैप पे यदि आप इसको देखेंगे, जैसे मान लो ये आपका इटली का ये वाला एरिया है, जहाँ से आप देखोगे जो फाल्कन का पूरा एरिया चलना शुरू हो जाता है, इन सब जगहों पे ये क्षेत्र आपको दिखेंगे। डालमेसिया कोस्ट है, फ्यूम है, बंदरगाह है। ठीक है, ये आपको इस वाले हिस्से पे आपको ज़्यादा दिखेंगे, है ना। इस एरिया की, ये कोस्टल एरिया है, फ्यूम है यहाँ पे, है ना। इटली से लगा ही हुआ एरिया था, है ना। तो पेरिस सम्मेलन में वादा किया गया था उसको, क्या? टायरोल सब दिया जाएगा आपको। और तो और यहाँ नीचे आप आ जाएंगे तो अल्बानिया है। ठीक, ये यूनान है आपका, है ना। यहाँ पे मैसेडोनिया है, मतलब ग्रीस है, मैसेडोनिया है, अल्बानिया है। वह ये था कि अल्बानिया के संरक्षण, मतलब प्रोटेक्टरेट, तुम देख रेख करना, बॉस बन जाना तुम उसका। इटली को फील होगा ना हम एक बड़ी शक्ति हैं। सम्मेलन में इटली ने कहा कि भाई आपने तो सब वादा किया देने का। तब इटली युद्ध में शामिल हुआ, वो न्यूट्रल था, युद्ध में शामिल नहीं हो रहा था। और पेरिस सम्मेलन में ब्रिटेन ने इटली का साथ नहीं दिया। ब्रिटेन को तो जो अपनी बात मनवानी थी उसने मनवा ली। अमेरिका जिद पे अड़ गया कि नहीं, इटली की बात, इटली को हम वही क्षेत्र देंगे जो इसका क्षेत्र है। अमेरिका गलत नहीं था वहां पे, इटली भी गलत नहीं था। वे आपने उसको ले तो लिया, आपने यूज तो कर लिया उसको, बट अब जब बात आई तो आपने उसको सम्मान, ये तो बस ऐसे ही खाने में नमक जैसा था, एक दो क्षेत्र, मतलब जो लॉस हुआ था उसका लॉस बहुत हो गया और गेन कुछ भी नहीं हुआ उसको। ठीक, तो ये अमेरिकन दबाव में नहीं दिया गया उसको। आगे लिखें आप, लिखें असंतुष्ट होकर इटली के प्रधानमंत्री ने सम्मेलन को बीच में ही छोड़ा। असंतुष्ट होकर इटली के प्रधानमंत्री ने सम्मेलन को बीच में ही छोड़ा।
ठीक है। हमने बताया था आपको सम्मेलन में 4 बड़े नेता थे, विल्सन, जॉर्ज, क्लेमांसो और लॉयड। याद है सभी को? सॉरी, जॉर्ज लॉयड तो हो ही गया आपका। एक था ओरलैंडो, इटली वाले जो थे, बीच में ही इन्होंने मतलब सम्मेलन को, भाई हमारी बात है तो हम यहाँ क्या करेंगे, चलते हैं अब हम। अपने त्याग पत्र दे दिया, उसके बाद प्रधानमंत्री पद भी गया उनका, मतलब ठीक है। तो पेरिस सम्मेलन को लेकर के गुस्सा है ना, इसी में लिखे आप, पेरिस सम्मेलन के निर्णयों से, पेरिस सम्मेलन के निर्णयों से राष्ट्रवादियों में आक्रोश था। डिसीजन से राष्ट्रवादियों में आक्रोश था। पेरिस सम्मेलन के निर्णयों से राष्ट्रवादियों में आक्रोश। ठीक है। पहला पेरिस सम्मेलन एक मेजर, अब इस आक्रोश को जो भुना ले, अब मुसोलिनी क्या बोलेगा कि हम आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे सम्मान, ये सब ताकत से होता है, युद्ध से होता है। कुछ कुछ थोड़ा ट्रेलर वगैरह दिखा देगा एक दो, तो लोगों को लगेगा हाँ ये करा ही सकता है, लोग सपोर्ट करेंगे उसको। ये जो जो नेता उभरे हैं फांसीवादी, इनको अच्छा जन समर्थन था, ऐसा नहीं कि बिना जनता के समर्थन के राइज कर गए हैं। परिस्थितियां देखी, परिस्थितियों के हिसाब से उन्होंने बात कहनी शुरू की, जनता पीछे हो गई। कुछ कुछ काम भी करेंगे, ऐसा नहीं कि एकदम, कहते ना हवा वाली बात नहीं थी, हवा हवाई वाली बात, बेस भी था इनके पास, कुछ काम भी करेंगे। और आगे चल करके फिर धीरे धीरे रियलाइज होगा कि पूरी शक्ति ये अपने लिए, मतलब अपने हाथों में केंद्रित कर लेंगे। दूसरा है प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव, लिखें आप, प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव। प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव, देखें आप कि प्रथम विश्व युद्ध में इटली को अत्याधिक नुकसान हुआ। अत्याधिक नुकसान हुआ, जैसे जैसे लगभग 12 लाख लोग मारे गए, लगभग 12 लाख लोग मारे गए, और 7 अरब डॉलर के आसपास आर्थिक क्षति हुई। 7 अरब डॉलर के आसपास आर्थिक क्षति हुई। आर्थिक क्षति हुई, इसी में लिखेंगे पेरिस सम्मेलन में इसकी भरपाई नहीं हुई। पेरिस सम्मेलन में इसकी भरपाई नहीं हुई। तो जो कितना ठगा हुआ महसूस करता होगा, वो तो यही सोच रहा था कि इससे ज्यादा हमें कुछ मिलेगा ना, जितना लॉस हुआ उससे ज्यादा हम गेन करेंगे हम जीतने के बाद। ठीक है, इसी में अगला पॉइंट लिखें, इतना ही नहीं, युद्ध के पश्चात युद्ध के पश्चात बेरोजगारों की संख्या बढ़ी, युद्ध के पश्चात बेरोजगारों की संख्या बढ़ी, और महंगाई भी, तो एक तो आर्थिक और सैनिक लॉस हो गया इसका, ह्यूमन लॉस हो गया इसका। दूसरा, बेरोजगारी बढ़ गई क्योंकि डिमांड कम होगा, और उत्पादन ठप पड़ा हुआ था, तो उससे महंगाई भी, आमतौर पे चीजें उपलब्ध रहती हैं बट महंगाई भी बढ़ी हुई थी। तो आम पब्लिक भी कहीं ना कहीं परेशान थी उन परिस्थितियों में। हम क्या देख रहे हैं
परिस्थितियां जिसका फायदा मुसोलिनी उठाने वाला है। बेरोजगारों को बोलेगा हम तुम्हें रोजगार देंगे, सैनिकों को बोलेगा हम तुम्हें सम्मान देंगे, राष्ट्रवादियों को बोलेगा तुम्हें हम सम्मान, सबको कुछ ना कुछ वो आश्वासन। अगला पॉइंट लिखा, देखिए रूसी क्रांति, रूसी क्रांति, नेक्स्ट पॉइंट लिखें, रूसी क्रांति तथा प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात उत्पन्न आर्थिक संकट, प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात उत्पन्न आर्थिक संकट के कारण इटली में भी साम्यवाद का प्रसार तेजी से हुआ, इटली में भी साम्यवाद का प्रसार तेजी से हुआ, हड़तालों की संख्या बढ़ी, संख्या बढ़ी। लिखें, उद्योगों के मालिक, उद्योगों के मालिक यानी उद्योगपति, उद्योगों के मालिक तथा भूमिपति दोनों ही साम्यवादी विचारधारा के प्रसार से भयभीत थे। साम्यवादी विचारधारा के प्रसार से भयभीत थे। का मतलब ये हो गया, ठीक है, साम्यवादी विचारधारा के प्रसार से भयभीत थे, इसका मतलब ये हुआ कि पैसे वाले लोग डरे हुए थे। साम्यवाद तो कह रहा था ना, पैसा को तो नष्ट ही कर देंगे हम, छीन लेंगे हम, ये डरे हुए हैं। अब सरकार यदि इन्हें सुरक्षा नहीं देगी तो ये मुसोलिनी की तरफ रुख, मुसोलिनी बोलेगा हम तुम्हारा भी ध्यान रखेंगे। तो कुछ भी आपको चलाना हो तो पैसे का समर्थन चाहिए होता है। सबसे बड़ी बात यह थी कि पूंजीपतियों का, भूमिपतियों का मुसोलिनी को अच्छा खासा समर्थन उन परिस्थितियों में मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट देखें आप, देखिए युद्ध के पश्चात, युद्ध के पश्चात इटली विभिन्न चुनौतियों का सामना कर रहा था। युद्ध के पश्चात इटली विभिन्न चुनौतियों का सामना कर रहा था, चुनौतियों का सामना कर रहा था। लिखें, जैसे जैसे बेरोजगारी, कौमा महंगाई, कौमा साम्यवाद की चुनौतियां, कौमा राष्ट्रीय सम्मान का प्रश्न इत्यादि, राष्ट्रीय सम्मान का प्रश्न इत्यादि। आर्थिक पुनरुत्थान भी करना था इसको, है ना। लिखें कि तत्कालीन लोकतांत्रिक सरकार, तत्कालीन लोकतांत्रिक सरकार इन चुनौतियों का समाधान नहीं कर पा रही थी। इन चुनौतियों का समाधान नहीं कर पा रही थी, ठीक है। तत्कालीन लोकतांत्रिक सरकार इन चुनौतियों का समाधान नहीं कर पा रही थी और राजनीतिक अस्थिरता भी बनी हुई थी। राजनीतिक अस्थिरता भी बनी हुई थी। जैसे 1919 से 1922 के बीच 1919 से 1922 के बीच 5 प्रधानमंत्रियों का शासन रहा।
5 प्रधानमंत्रियों का शासन रहा। मतलब एक प्रधानमंत्री है, समर्थन खींच लिया गया, दूसरा है, तीसरा है, ऐसे चल रहा है। तो एक तरफ समस्या बहुत सारी है और फिर राजनीतिक स्थिरता नहीं है। लिखें, इसी में लिखेंगे आप कि इस समय इटली में एक मजबूत सरकार की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। इस समय इटली में एक मजबूत सरकार की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। मजबूत सरकार की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। फील हो रहा था ना, कोई मजबूत सरकार होगी तो मजबूत निर्णय। परिस्थितियां बन गई हैं, बिल्डिंग पूरी लग गई है। अब इसमें मुसोलिनी को कोई भी रन मार सकता था, मुसोलिनी ने सब रन मारा इसमें। परिस्थितियों की बड़ी भूमिका होती है, हमेशा कहते आ रहे हैं आपको, है ना। किसी के राइज में व्यक्ति की योग्यता तो है, तो परिस्थितियां सबके लिए होती, फिर वही क्यों, योग्यता भी उनमें। 1913-14 के आसपास पूरे देश में एक एंटी करप्शन मूवमेंट चला। उसमें 2 बड़े नाम उभर के आए, वर्तमान में प्रधानमंत्री मोदी जी और दिल्ली में आम आदमी पार्टी के संयोजक जो हैं अरविंद केजरीवाल जी। परिस्थितियां तो सबके लिए थी, भाजपा के भीतर भी बहुतों के लिए अपॉर्चुनिटी थी, प्रधानमंत्री मोदी जी ही क्यों। तो व्यक्ति की योग्यता भी होती है, अरविंद केजरीवाल जी ही क्यों, क्योंकि व्यक्ति की योग्यता भी, परिस्थितियां तो पूरे देश में थी और भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी बन सकती थी। ठीक है, तो एक मजबूत सरकार की आवश्यकता, शक्तिशाली सरकार की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। अब अगला लिखें आप, मुसोलिनी की योग्यता। मुसोलिनी की योग्यता। मुसोलिनी की योग्यता। देखें, उपरोक्त पृष्ठभूमि में, उपरोक्त पृष्ठभूमि में मुसोलिनी ने पृष्ठभूमि में मुसोलिनी ने परिस्थितियों को देखते हुए रणनीति बनाई, रणनीति बनाई और 1922 में, और 1922 में सत्ता पर नियंत्रण स्थापित किया। उन्नीस सौ बाईस में मुसोलिनी ने सत्ता पे नियंत्रण। अब देखो, सबसे पहली बात कि मुसोलिनी वैसे पेशे से शिक्षक था। शिक्षक बहुत कुछ कर जाते हैं कभी कभी, ठीक है, शिक्षक था ये। हम हमारे एक शिक्षक से और उम्मीद है, ठीक है ना। अभी मैंने नहीं, खान सर से तो क्या होता, खान सर तो वैसे ही, हाँ वो तो अपना कंट्रीब्यूशन तो दे चुके हैं, आप तो जितना देंगे वो सब बोनस है। इस उम्र में जितना योगदान देना था उन्होंने ठीक ठाक योगदान दे दिया सर ने भी तो, और ईश्वर लंबी आयु देंगे तो भी। जोश तो बहुत है उनके अंदर, उत्साह बहुत है, तो एक बड़ा विजन है कि अखंड भारत को शिक्षित करना है। कल भी बातचीत के क्रम में उन्होंने कहा था, जब उस पर चल रहा था, आयोग एग्जाम नहीं करा सकती है तो हम एग्जाम करा देते हैं। मतलब ये नहीं कहना था, कहना था कि ये तो बस लचर, जैसे हम लोग 1 लाख बच्चों का एग्जाम हमने कंडक्ट करा दिया अभी, ठीक है, तो फिर हम 5 लाख का भी जब हमने तुरंत करा दिया कंडक्ट, तो क्यों नहीं हो सकता। ये तो सब इच्छा शक्ति की बात है। सरकार के पास बहुत संसाधन होते हैं, ठीक है, सरकार जो चाहे वो कर सकती है आज के समय में, पैसे वगैरह की दिक्कत नहीं होती। तो सरकार तो खैर है ही, वो तो ठीक है। अखंड भारत को शिक्षित करने का संकल्प, अखंड भारत में सब आता है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, ठीक है ना, सबको शिक्षा वहां पे भी है ना। तो रणनीति मतलब उसको देख करके मुसोलिनी ने बनाई। कैसे, इसी में लिखे आप,
देखिए अगला पॉइंट, मुसोलिनी मुसोलिनी एक कुशल मुसोलिनी एक कुशल संगठनकर्ता एवं वक्ता भी था। संगठनकर्ता एवं वक्ता भी था। देखिए आप 1919 में 1919 में फांसीवादी पार्टी का गठन किया। पार्टी का गठन किया और ब्लैक शर्ट नामक एक निजी सेना का भी गठन। ब्लैक शर्ट नामक एक निजी सेना का भी गठन किया। अगला पॉइंट लिखें, समाज के अलग अलग वर्गों को समाज के अलग अलग वर्गों को अलग अलग वर्गों को मुसोलिनी ने आश्वासन दिया। जैसे 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 उद्योगपतियों एवं भूमिपतियों को उद्योगपतियों एवं भूमिपतियों को साम्यवाद से रक्षा का आश्वासन। साम्यवाद से रक्षा का आश्वासन। सिचुएशन समझ पा रहे हैं ना आप? सिचुएशन एकदम फिट है और वहां पे उसका स्कीम क्लियर है। देखो जब कहते हैं ना बहुत चालाक है, एक बात और ध्यान रखिएगा, चालाक नहीं होगा तो कोई कैसे राइज करेगा? एकदम मूर्ख होगा तो राइज कर सकता है क्या? नहीं ना, बुद्धि तो लगानी पड़ेगी ना सिचुएशन के अकॉर्डिंग। कभी कभी हम लोग क्या लेते हैं कि नहीं, बहुत नेगेटिव लेते हैं, बहुत क्लेवर है। क्लेवर होना अच्छी भी बात है ना, क्या एक होता है धूर्त होना, मतलब एक होता है परिस्थितियों को समझ करके निर्णय लेना। यदि वो राजनीति में तो क्या कर रहा है वो, कोई घास छीलने तो गया नहीं है वो। जो राजनीति में गया है वो चुनाव जीतने गया है, सत्ता तक आने के लिए गया है। जो सही तरीके हो सकते हैं वो सब अपनाएगा, वो अपनाना चाहिए उसको। ठीक है। कई बार लोग कहते हैं कि नहीं ये बहुत, तो गया क्यों है भाई? कोई राजनीति में गया है तो इसलिए तो गया कि सत्ता में। अब कोई किसी पार्टी का नेता है, मान लीजिए कोई भी पार्टी हो, क्षेत्रीय पार्टी हो, उत्तर भारत में दक्षिण भारत में इतनी सारी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, डीएमके वगैरह हैं, समाजवादी पार्टी हैं, आरजेडी है ममता बनर्जी की। जो हर नेता, ये नेता जो है शीर्ष पे, वो क्या चाहता है? चुनाव में अच्छा परफॉर्म। राष्ट्रीय दल के नेता भी यही चाहते हैं। ठीक। तो इसने क्या किया, वादा कर दिया। अब आपको याद होगा ना, थोड़ी देर पहले हमने बताया था साम्यवाद विरोध वाली बात। एकदम खुल करके कि साम्यवाद से हम तुम्हारा रक्षा करेंगे। ठीक, इस तरह की बातें तो सब में ये लागू होगा, सबके राइज में फैक्टर। इसी में लिखे आप रक्षा का आश्वासन। इसी में लिखे आप बेरोजगारों को बेरोजगारों को रोजगार का आश्वासन। रोजगार का आश्वासन, कौमा बड़ी संख्या में युवाओं को निजी सेना में शामिल किया। बड़ी संख्या में युवाओं को निजी सेना में शामिल किया। इससे युवाओं के बीच इसकी लोकप्रियता बढ़ रही थी। लोकप्रियता बढ़ रही थी और आंशिक रूप से
आंशिक रूप से लोगों को रोजगार भी मिल रहा था। आंशिक रूप से लोगों को रोजगार भी मिल रहा था। ठीक है, आंशिक रूप से लोगों को रोजगार भी मिल रहा था। ठीक। ये थोड़ा बहुत कुछ पैसा, कुछ काम वगैरह, मतलब जहाँ कुछ भी नहीं है वहाँ ये दे रहा है। तो उसके बीच में और इसका इमेज, और सबसे ऊर्जावान वर्ग भी युवा ही होते हैं। अगला पॉइंट लिखें। देखिए, मुसोलिनी ने राजा और पोप के प्रति राजा एवं पोप के प्रति सम्मान का भाव व्यक्त किया। ठीक। देखिए, इससे इनके समर्थकों के बीच इससे इनके समर्थकों के बीच भी मुसोलिनी की स्वीकार्यता हुई। इनके समर्थकों के बीच भी मुसोलिनी की स्वीकार्यता हुई। सम्मान का भाव व्यक्त किया। तो राजा को बहुत सम्मान था ना, इटली के एकीकरण आपने पढ़ा होगा, याद होगा आपको। राजा की बड़ी भूमिका थी, तो राजा के प्रति सम्मान। तो जो राजा को मानते तुमको लगा ठीक है ये नेता। पोप के प्रति सम्मान, जो धर्म को मानते लगा ठीक है ये नेता। सबको कुछ ना कुछ ये आश्वासन दे रहा है। अगला पॉइंट लिखें आप। लिखिए, अपने भाषणों एवं रैलियों में अक्सर इटली में एक मजबूत सरकार और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इटली को विशेष स्थान दिलाने का वादा करता था। इटली को विशेष स्थान दिलाने का वादा करता था। एक वादा करता था, इसी में लिखें आप, दिलाने का वादा करता था। सेना एवं राष्ट्रवादियों सेना एवं राष्ट्रवादियों के बीच भी मुसोलिनी का जनाधार बढ़ा। राष्ट्रवादियों के बीच भी मुसोलिनी का जनाधार बढ़ा। हर स्पीच में कहता था हम एक मजबूत सरकार देंगे, इटली के सम्मान को लौटाएंगे, इटली के गौरव को लौटाएंगे, और मजबूत सरकार के बिना संभव नहीं है। इस तरह की बातें बार बार कहता था। शक्ति तो युद्ध से ही तय होगा, मतलब ये सब बातें खूब कहता था। तो जिन जिन लोगों की भावनाओं को चोट पहुंची थी ना वर्ल्ड वार के परिणाम से, वो सब भी जुड़ जाते थे, ये ठीक कह रहा है। यही एकमात्र नेता जो इस तरह की बात, बाकी सब तो सरकार बचाने में लगे हुए थे, किससे बहुमत जुटा करके अपनी सरकार चला लें हम। ठीक है, ये बढ़ रहा है उस स्टाइल में, फासीवाद का स्टाइल है। अगला पॉइंट लिखें। 1922 में साम्यवादियों के द्वारा पूरे इटली में हड़ताल की घोषणा की गई। मुसोलिनी ने इसका विरोध किया। तो खूब हिंसक संघर्ष हुआ था साम्यवादियों में और इसके ब्लैक शर्ट वालों में। जहां कहीं भी हड़ताल होता था, ब्लैक शर्ट वाले पहुंच करके मतलब मार्क्सवादियों के साथ मारपीट
मुसोलिनी ने पूरे इटली में इसका विरोध किया अपने ब्लैक शर्ट के दम पे। और मुसोलिनी ने सरकार को ललकारा कि भाई तुमसे सरकार नहीं चलता तो अब मैं चला के दिखाता हूं। अब सरकार के पास इस बात का उत्तर नहीं था, सरकार के पास इस बात का आंसर नहीं था कि क्या उत्तर दिया जाए, क्योंकि कर तो नहीं पा रहे काम वो। तो मुसोलिनी ने इसे अपॉर्चुनिटी के रूप में देखा, बीच बीच में चुनाव में भाग ले रहा था और इसकी पार्टी जो थी नीचे से कुछ ऊपर थे चुनाव में, समर्थन तो था बट नीचे से कुछ ऊपर थे। 35-32 सीट थे, 600-700 सांसदों की जो व्यवस्था थी उसमें बहुत कम, 10% के आसपास भी नहीं थे, इसके 5% कुछ थे। लेकिन सरकार को ललकारा और सरकार को लगा कि ऐसे ही ब्लफ कर रहा है। इसने कहा कि सरकार को हम दिखाते हैं शक्ति क्या होती है, और अपने सारे कार्यकर्ताओं को रोम पहुंचने का इसने आदेश। कहा जाता है रोम की सड़कों पर अक्टूबर महीने में, पर्टिकुलर एक डेट भी था, काले कपड़े पहन करके सभी महत्वपूर्ण सड़कों पे और गलियों पे एकदम फिक्स एरिया बना हुआ था पूरा, कौन कहाँ लीड करेगा। और इसके जो कार्यकर्ता थे ब्लैक शर्ट के मेंबर पूरे इटली में घूमने लगे, रोम में घूमने लगे। अब लोगों को बहुत अच्छा भी लग रहा था देख करके, और बहुत लोग दहशत में थे कि पता नहीं क्या होगा। 50,000 या उससे ज्यादा कार्यकर्ता मौजूद थे उस समय काले कपड़े पहन करके। ठीक है, अंदाजा लगा लीजिए आप। अब सरकार दुविधा में थी, क्या करेगा ये। इसने बोला मैं आ रहा हूं और सरकार अब मैं चलाऊंगा। सरकार तो चाहती तो रोक सकती थी, बट एक होता ना कभी कभी आप किंग कर्तव्य विमूढ़ वाली स्थिति में आ जाते हैं, आप समझ नहीं पाते हैं क्या करें जीवन में। और जो भी सरकार है कोई मजबूत निर्णय ले तो नहीं पा रही थी। बहुतों को लग रहा था इसको एक बार ना सरकार चलाने दिया ही जाए, ये जो बहुत उछल कूद रहा है इसको समझ में आ जाएगा सरकार चलाना कितना मुश्किल होता है। बहुतों को लग रहा था सब जिम्मेदारी आएगी ये अपने आप पीछे हट जाएगा, उसको शांत हो जाएगा। कुछ को लगता था ठीक ही कह रहा है, चलाने तो इसको, शायद देश में कुछ बदलाव आ जाए इसी बहाने। एकदम वो परिस्थितियां बन गई हैं। और जब साम्यवादी हड़ताल को लगभग इसने विफल कर दिया पूरे देश में, तब थोड़ा इसका क्रेज, इसकी लोकप्रियता और बढ़ी। पैसे वालों ने इसे सपोर्ट करना शुरू कर दिया कि सरकार नहीं रोक पाई साम्यवादी हड़ताल को पूरे देश में, और मुसोलिनी ने लगभग उसको विफल। इसमें निर्णय लेने की क्षमता है, ये मजबूती से काम कर सकता है, वो सब मैसेज दे रहा था। अब आप देखिए परिस्थितियां और उसकी रणनीति दोनों मैच कर जाएगा, और उसका फायदा उठा करके वो सत्ता में, विशेष परिस्थितियों का लाभ उठाकर कोई अवसरवादी व्यक्ति एक बार सत्ता में आ जाता है। ये वो परिस्थितियां हैं जिसका लाभ उठाकर ये सत्ता में, यहां तक कोई बुराई नहीं है। बट सत्ता में आने के बाद पूरी शक्ति अपने हाथों में केंद्रीकृत, जो अब देखेंगे। और एक बार जब सत्ता में आते हैं इस तरह के लोग, तो मरने के बाद ही सत्ता से बाहर, ये भी एक बात है। लिखवाया नहीं, मैं सोचा बता दूं आपको, ठीक है। ये ऐसा काम कर चुके होते हैं कि सत्ता के बिना ये रह सर्वाइवल मुश्किल है इनका। ठीक है, तो एक बार सत्ता में आने के बाद ये हर हालत में सत्ता में, जितने भी तानाशाह हैं उनकी मृत्यु हुई हुई है, जितने भी इस तरह के थे सब मारे गए हैं। ठीक है, क्योंकि वो चल नहीं सकते थे सत्ता के बिना। क्यों? क्योंकि इतने अपराध कर चुके होते हैं, इतने लोगों को परेशान कर चुके होते हैं कि भाई वहां आपकी चुनौती जो है सत्ता ही आपको बचा के रख सकती है। लिखें आप जरा अगला पॉइंट। ठीक, हड़ताल वाला पॉइंट लिख पाया था आपको? हाँ लिखें आप। विफल किया। इसी पृष्ठभूमि में मुसोलिनी ने, इसी में लिखेंगे आप, इसी पृष्ठभूमि में मुसोलिनी ने उन्नीस 1922 में जबरन सत्ता पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। उन्नीस 1922 में जबरन सत्ता पर नियंत्रण क्यों कर पाया? एक जनसमर्थन था, दूसरा राजनीतिक दलों में एकता नहीं थी, राजनीतिक दल समझ नहीं पा रहे थे। राजा को लग रहा था यदि इसको रोकेंगे तो कहीं सिविल वॉर ना हो जाए, लोग मारे जाएंगे,
इटली की स्थिति अच्छी नहीं है, बट एक खास सिचुएशन बन गया जिसका फायदा इसने उठा लिया। तो ये हो गया मुसोलिनी सत्ता में कैसे राइज। अब क्या करेगा वो, ये सब काम करेगा। अब इसका उदाहरण लिख लेते हैं हम लोग। अब शीर्षक देते हैं, आप लिखें, आप लिखें, मुसोलिनी के द्वारा उठाए गए कदम, मुसोलिनी के द्वारा उठाए गए कदम। पहला पॉइंट लिखें, 1923 में यह आदेश जारी किया गया, 1923 में यह आदेश जारी किया गया कि चुनाव में जिस दल को सबसे अधिक सीट मिलेगी उसका बहुमत 2/3 बहुमत मान लिया जाएगा। ठीक, इसने कहा जिसको सबसे ज्यादा सीट मिलेगी, 2/3 किसी को आ ही नहीं रहता इटली में, जो सबसे बड़ी पार्टी होगी उसको 2/3 मान लिया जाएगा कि इसको 2/3 बहुमत। ठीक है, जो वहां का संविधान था, फिर धीरे धीरे संविधान को भी बदल देगा ये। पहला ये काम। अगला पॉइंट लिखें, प्रशासनिक मशीनरी, प्रशासनिक मशीनरी एवं निजी सेना, प्रशासनिक मशीनरी एवं निजी सेना, एक प्राइवेट आर्मी के दम पर चुनाव में फासीवादी पार्टी को, फासीवादी पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी के रूप में स्थापित किया, फासीवादी पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी के रूप में स्थापित किया। तो सबसे बड़ी पार्टी इसने सबके दम पे। अगला पॉइंट लिखें, लिखें, एक अध्यादेश पारित किया गया, एक अध्यादेश पारित किया गया कि चांसलर, चांसलर यानी प्रधानमंत्री, यानी मुसोलिनी, है ना, अध्यादेश पारित किया गया कि चांसलर संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा, उत्तरदायी नहीं होगा, बल्कि राजा के प्रति होगा, बल्कि राजा के प्रति होगा, और वह अध्यादेशों के द्वारा शासन करेगा, और वह अध्यादेशों के द्वारा शासन करेगा। और वह अध्यादेशों के द्वारा शासन करेगा। हमने क्या बताया था, कार्यपालिका को अधिक शक्तिशाली, प्लस संसद की कोई जरूरत नहीं है। हम ऑर्डिनेंस, अध्यादेश, और हम राजा को बता दिया करेंगे कि हमें क्या करना है। यानी पार्टी के भीतर लोगों की भी जरूरत नहीं है और विपक्षी पार्टी की भी अब कोई जरूरत। ये तो पहला स्टेज है कि अब संसद का कोई काम नहीं है। फिर बोले जब संसद का कोई काम ही नहीं तो पार्टी की क्या जरूरत है, पार्टी को भी बंद कर दो। जब पार्टी नहीं, संसद नहीं, तो चुनाव, इतना मतदाता क्या करेंगे? 1 करोड़ मतदाता थे उस समय, घट करके 30 लाख हो जाएगा, ऐसा फेरबदल करेगा। इतनी वोटर की भी जरूरत नहीं है। सबको मिलकर के राष्ट्र को महान बनाना है। इनका सबसे बड़ा फॉर्मूला क्या होता है, किसी भी बात में राष्ट्र को आगे,
इनको लगता है कि राष्ट्रीय भावनाओं के नाम पे बाकी सब चीजें ओझल हो जाती। सभी सरकारों में ये बात देखी गई है, कुछ भी समस्या होती थी, ये काम क्यों कर रहे हो? राष्ट्र के लिए। ऐसा तुमने क्यों किया? तो राष्ट्र के, राष्ट्र की मजबूती के लिए। एक खास स्लोगन होता है फांसीवादी टीम का। ठीक है, तो इसने सत्ता का केंद्रीकरण शुरू कर दिया। अगला पॉइंट लिखें, विपक्षी दलों को प्रतिबंधित किया गया। विपक्षी दलों को प्रतिबंधित किया गया। तथा पार्टी के भीतर प्रतिबंधित किया गया, तथा पार्टी के भीतर एवं पार्टी से बाहर विरोधियों की हत्याएं की गई। क्योंकि अब संसद का तो जरूरत, अब पार्टी की भी जरूरत नहीं है किसी की। अब अगला पॉइंट लिखें आप, मतदाता सूची में फेरबदल। मतदाता सूची में फेरबदल किया गया। और मतदाताओं की संख्या और मतदाताओं की संख्या 1 करोड़ से घटकर 30 लाख रह गई। मतदाताओं की संख्या 1 करोड़ से घटकर 30 लाख रह गई। ठीक है, चुनाव ऐसा होगा जैसे मान लो किसी पद के लिए चुनाव है, तो ये भी स्टालिन की तरह 2 उम्मीदवार अपना दे देगा, इन दोनों में से वोट कर लीजिए आप। पार्टी के भीतर से उम्मीदवार होंगे, आप तय कर लीजिए कौन पसंद, किसको पसंद करते हैं, बस। वोटर भी लिमिटेड कर दिया, सबको पसंद करने का अधिकार भी। सबको तो राष्ट्र को महान बनाना है, पसंद क्या करोगे आप? पसंद तो कर लिया आपने मुसोलिनी को एक बार, बार बार थोड़ी उसको पसंद करना है, एक बार आपने पसंद कर लिया बहुत है। अब तो वो समझाएगा। तो फांसीवाद सेम स्टाइल हिटलर का भी रहा है, फ्रैंको का भी रहा है। ठीक है, बस एग्जाम्पल चेंज हो जाते हैं। नेक्स्ट लिखें आप, लिखें प्रशासन के महत्वपूर्ण पदों पर प्रशासन के महत्वपूर्ण पदों पर विश्वास पात्र कार्यकर्ताओं को नियुक्त किया गया। विश्वास पात्र कार्यकर्ताओं को नियुक्त किया गया। ब्रैकेट में लिख लें आप, योग्यता को तिलांजलि। योग्यता को महत्व नहीं दिया गया इसमें। ठीक है, लॉयल्टी को महत्व दिया गया। अब जितने भी निर्वाचित पद वगैरह होते थे वहां कुछ भी नहीं, पद वैसे ही है। अब ये बताएगा कौन इस शहर का मेयर होगा, कौन इस निगम का कमिश्नर होगा, ये तय करेगा सब। लोकतांत्रिक व्यवस्था में क्या होता है, योग्यता को महत्व दिया जाता है। इसने क्या किया कि नहीं, सबको अवसर, अवसर सबको नहीं मिलेंगे। समान अवसर नहीं, योग्यता नहीं, लॉयल्टी चलेगी। समझ में आ रही है बात? कंट्रोल तो तभी कर पाएगा ना, ये कंट्रोल करना है इसको, तो कैसे कंट्रोल करेगा? तभी कर पाएगा कंट्रोल जब अपने लोगों की टीम बनाएगा ये। देखो, केवल पॉलिटिकल पार्टी के स्तर पे तब तो ठीक है, प्रशासन में इसने ऐसा किया ना। एक तो प्रशासन में योग्य लोग आते जाए हैं, दोनों जगह पे, राजनीतिक पदों पे भी और प्रशासनिक पदों पे भी, केवल खास खास लोगों को यह नियुक्त करेगा। अगला पॉइंट देखें आप, प्रेस पर कठोर प्रतिबंध। प्रेस पर कठोर प्रतिबंध लगाया गया। प्रेस पर कठोर प्रतिबंध लगाया गया। ये सारी बातें आ गई। मुसोलिनी ने कैसे
इटली को फांसीवादी राज्य में रूपांतरित किया। ठीक है, इटली में ऐसा क्या किया जिसके कारण इटली को फांसीवादी राज्य कहा जाता है? ये सब काम किया उसने, यानी पूरे चीजों को उसने परिवर्तित। ये तो सब राजनीतिक क्षेत्र में था, बट हमने क्या कहा, फांसीवादी जो थे राजनीतिक क्षेत्र में ही नहीं रुकते हैं, सामाजिक क्षेत्र में भी, आर्थिक क्षेत्र में भी और धार्मिक क्षेत्र में भी अपना हस्तक्षेप, जीवन के अलग अलग क्षेत्रों को रेगुलेट करते हैं। मुसोलिनी तो ज्यादा रेगुलेट नहीं कर पाया था, बट हिटलर का रेगुलेशन थोड़ा अलग लेवल का था। वो कहता था कि भाई हमारी देश की जो सबसे महत्वपूर्ण नागरिक है, सर्वोच्च नागरिक है, वो माँ है। कहता था महिलाओं को काम करने की जरूरत नहीं है, उनका एकमात्र काम है स्वस्थ बच्चों को जन्म देना, बच्चों को बेहतर तरीके से परवरिश करना। जो महिलाएं जितनी अधिक स्वस्थ बच्चों को जन्म देंगी उन्हें वो मेडल दिया करता था। स्वस्थ बच्चे होंगे, बड़े होंगे तो वो लड़ने वाले होंगे, लड़ने वाले होंगे तो इससे राष्ट्र महान। रूल लागू कर रखा था उसने, और जो उसके अगेंस्ट जाता था उसको वो पनिश भी करता था। इस लेवल पे था वो, उसका मैकेनिज्म काम करता था। इस तरह की चीजें जो होती हैं एक्सट्रीम लेवल पे, ये बताता है कि वो तानाशाह नहीं बल्कि वो पागल तानाशाह है। तानाशाह तक तो ठीक है, बट वो मेंटली पूरी तरह से इल है, मतलब वो संतुलन खो बैठा है। उसके दिमाग में है कि बस मैं ही राष्ट्र को बचा सकता हूं, मैं ही राष्ट्र को सम्मान दिला सकता हूं। उसके पहले जर्मनी था ही नहीं और उसके बाद जर्मनी है ही नहीं। आज भी जर्मनी की गिनती दुनिया के विकसित देशों में वन ऑफ द बेस्ट इकोनॉमी में, स्टेबल, टॉप 5 स्टेबल इकोनॉमी में, अमेरिका से भी ऊपर। लोग अमेरिका ब्रिटेन की बात बहुत करते हैं, बट रहने के लिए वन ऑफ द बेस्ट जगह जर्मनी भी है, जो लोग बाहर प्लान करते हैं ना। तो क्यों, क्या बाद में काम ही नहीं हुआ क्या जर्मनी में? बाद में भी काम हुआ। तब उसको लगता था मैं ही बचा सकता हूँ राष्ट्र को। इसने कम किया, इसने शिक्षा पे, चूंकि इसका उतनी पैठ इसकी नहीं थी। हिटलर ने बहुत ज्यादा किया था। लेकिन आप अगला पॉइंट देखिए, सामाजिक क्षेत्र में देखें, सामाजिक क्षेत्र में देखें तो उच्च शिक्षा, सामाजिक क्षेत्र में देखें तो उच्च शिक्षा पर कठोर नियंत्रण स्थापित किया गया। उच्च शिक्षा पर कठोर नियंत्रण स्थापित किया गया। ठीक है, ये सब मानते थे कि जो पढ़े लिखे लोग होते हैं उनको रोकना जरूरी है यदि आपको प्रेस और हायर एजुकेशन, लोकतांत्रिक व्यवस्था में जिसको तानाशाही सरकार स्थापित करनी है, ये दो पे सबसे पहले वो नजर, क्योंकि विरोध का स्वर यहीं से उठता है, प्रेस और उच्च शिक्षा। ठीक, उच्च शिक्षा पे कठोर नियंत्रण स्थापित किया गया। लिखें आप, पाठ्य पुस्तकों को, इसी में लिखें, पाठ्य पुस्तकों को फासीवादी विचारों के अनुकूल बनाया गया। फासीवादी विचारों के अनुकूल बनाया गया। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे इसी में, शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर, शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर मुसोलिनी का गौरवगान किया गया। शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर मुसोलिनी का गौरवगान किया गया तथा सैन्य शिक्षा पर विशेष बल दिया गया। सैन्य शिक्षा पर विशेष बल दिया गया। अगला पॉइंट लिखें, इसी प्रकार रेडियो, रंगमंच, रेडियो, रंगमंच तथा
जनसंचार के जनसंचार के अन्य माध्यमों का उपयोग जनसंचार के अन्य माध्यमों का उपयोग फासीवादी विचारों के प्रसार फासीवादी विचारों के प्रसार तथा दुष्प्रचार के लिए किया गया। विचारों के प्रसार तथा दुष्प्रचार के लिए किया गया। विचारों के प्रसार तथा दुष्प्रचार, प्रोपेगेंडा के लिए किया गया। ठीक है। और ये भी क्या करेगा, जैसे हिटलर ना यहूदी विरोधी रास्ते पे बहुत चला था, ये भी चलेगा, लेकिन ये ज्यादा नहीं चल पाएगा कि यहूदियों की संख्या भी उतनी नहीं थी यहाँ पे दिल्ली के अंदर। और ये भी नकल करेगा। तो सामाजिक क्षेत्र में इसका मोटे तौर पे इतना ही शिक्षा को लेके देखते हैं हम लोग। अगला पॉइंट लिखें आप। 1929 में 1929 में पोप के साथ 1929 में पोप के साथ एक समझौता, जिसमें पोप ने इटली को मान्यता प्रदान की, जिसमें पोप ने इटली को मान्यता प्रदान की, पोप को मुआवजा दिया गया। ये जो मुआवजा है 1870-71 जो युद्ध हुआ था ना आपका, जब रोम पे कब्जा हुआ था, ये उसका मुआवजा था। पोप को मुआवजा दिया गया। लिखें, कैथोलिक धर्म को राष्ट्रीय धर्म घोषित किया गया। कैथोलिक धर्म को राष्ट्रीय धर्म घोषित किया गया। देखो, पोप ना एक विरोधी स्वर था, इटली के अगेंस्ट में ही था, तो इसको पता था पोप के समर्थक बहुत हैं, या तो ताकत से कंट्रोल करे या बातचीत से। तो बातचीत से बात बन गई। पोप को इसने समझा दिया, कन्विंस कर दिया कि देखो मेरे साथ रहोगे तो भाई पोप तंत्र आपका बचा रहेगा, नहीं तो मार्क्सवाद तो वैसे भी अफीम कह रहा है और तेजी से सबको निगलता जा रहा है। तो आपकी भी कहानी पोप को भी समझ में आ गया कि यही बचा सकता है हमें। ठीक। प्लस सम्मान तो दे ही रहा था, मुआवजा दे दिया 71 के लिए, कहा कि भाई कंपनसेशन ले लो आप, तमाम सम्मान, हम राष्ट्रीय धर्म घोषित कर देते हैं कैथोलिक धर्म को। इससे क्या हुआ, कम से कम धर्म तंत्र के लोग अब मुसोलिनी का विरोध, किसी भी तरह के विरोध को स्वीकार नहीं करते हैं, सत्ता के स्तर पे और सत्ता के बाहर। ठीक। अगला पॉइंट लिखें आप। आर्थिक क्षेत्र में विभिन्न व्यवसायों को ध्यान में रखते हुए 22 निगमों की स्थापना की गई। निगम, कॉरपोरेशन, ध्यान में रखते हुए 22 निगमों की स्थापना की गई। 22 निगमों की स्थापना की गई। लिखें, इन निगमों में उद्योगपतियों फासीवादी दलों के प्रतिनिधियों तथा श्रमिकों के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया। श्रमिकों के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया। श्रमिकों के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया। इसे में लिखेंगे, हड़ताल को प्रतिबंधित किया गया। हड़ताल को प्रतिबंधित किया गया।
प्रतिबंधित किया गया। हड़ताल से ना राष्ट्र को नुकसान होता है, हर बात में देखिएगा आप राष्ट्र, ठीक। अब पूछेंगे राष्ट्र का मतलब क्या है, तो मुसोलिनी, ठीक। तब बाद में तो यही समझ में आया कि सब कुछ वो अपने पावर को बचाए रखने के लिए कर रहा था। राष्ट्र का हित जो सोचेगा, फिर लोगों को जीवन जीने की आजादी होनी चाहिए ना, लोगों को न्यूनतम जरूरतें पूरी होनी चाहिए, राष्ट्र सुरक्षित हो। युद्ध की राष्ट्रीयता कैसे हो सकता है? हाँ, एकता अखंडता की बात हो तब तो फिर ठीक है, युद्ध आवश्यक है, ठीक है, बट युद्ध ही एकमात्र पैमाना तो नहीं हो सकता राष्ट्रीयता का, बट ये हमेशा युद्ध की बात करता था, ठीक। तो हड़ताल को प्रतिबंधित किया गया, इसी में लिखें प्रतिबंधित किया, लेकिन श्रमिकों के हितों का भी ध्यान रखा गया, ये एक अच्छी बात थी। लेकिन श्रमिकों के हितों का भी ध्यान रखा गया, श्रमिकों के हितों का भी ध्यान रखा गया, तथा उद्योगपतियों को राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए उत्पादन करने के लिए कहा गया। उद्योगपतियों को राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए उत्पादन करने के लिए कहा गया। राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए उत्पादन करने के लिए कहा गया, ठीक है। फोर्स नहीं कर पाया था, ये दबाव नहीं बना पाया। हिटलर तो कहता था नहीं तुम्हें ये उत्पादन करना है, बट देखो आर्थिक क्षेत्र में भी मुसोलिनी का कंट्रोल ज्यादा नहीं था, एक ठीक ठीक था, मतलब बस बहुत कंट्रोल नहीं था इसका, टैक्स वगैरह इसको मिलते थे। धार्मिक क्षेत्र में भी इसने इंटरफेयर ज्यादा नहीं किया, आर्थिक क्षेत्र में इंटरफेयर ज्यादा नहीं किया। हिटलर यहां इंटरफेयर ज्यादा करेगा धार्मिक क्षेत्र में और आर्थिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में भी। हिटलर हर क्षेत्र में इसका एडवांस वर्जन होगा। हिटलर जो था इसका उन्नत संस्करण था, एडवांस मॉडल था मुसोलिनी का। साथ साथ इसलिए मैं समझा दे रहा हूं, एकीकरण भी साथ ही साथ हुआ है, फांसीवाद नाजीवाद भी साथ ही आ रहा है, तो एक ही तरह की बातें होंगी, फिर तुलना होंगी, समझ बनी रहेगी तो आप आसानी से तुलना करने में। समानता तो देखो यही होगा, हिटलर और मुसोलिनी में समानता क्या थी, तो 5-7 पॉइंट 10 पॉइंट आपके ये हो गए। इसका मतलब ही होता है समानता। कहीं भी पूछ दे आपसे तो समानता बता दोगे आप इसको, समानता तो ऑलरेडी हमने बता दिया आपको। अब ये समझा रहा हूं, अंतर अंतर भी समझा दिया है आप बातचीत के क्रम में, समझ में आ गई बात। अब एक पॉइंट है जो हम लोग फिर अब अगले क्लास में हम लोग बातचीत करेंगे, कैसे विदेश नीति के क्षेत्र में, ज़्यादा नहीं हिटलर के साथ ज़्यादा बात होगी विदेश नीति की, 2-4 लाइन हम बात करेंगे। अब बात आती है कल टेस्ट की। अब कितने लोग तैयार हैं कल टेस्ट के लिए? वेरी गुड, ठीक है, तो हम लोग कल टेस्ट कंडक्ट कराते हैं। टाइम आपको बता दिया जाएगा, टाइम तो मेरे ख्याल में यही रहेगा आपका, है ना? हाँ, एक बार आपको सूचना मिल जाएगी, ठीक है, टाइमिंग को लेकर के भी। मोटे तौर पे तो टाइम यही रहेगा आपका जो 9 से 11 का स्लॉट है ना? बट एक बार हम लोग और पूछ लेते हैं, क्या उस समय पहले से कोई टेस्ट है आईएएस का, बीपीएससी का, ये सब भी थोड़ा है ना, तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। सब्जेक्टिव टेस्ट है तो पता ही है विश्व इतिहास में ऑब्जेक्टिव कुछ होना नहीं है ना? टॉपिक क्लियर है ना? आपको पेरिस सम्मेलन तक आपको रिवीजन करना था, रिवीजन आप वहां तक करते रहिएगा उसको आप, ठीक है। चलिए फिर, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।